हम यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखें किस तरीके का इतिहास राजस्थान का रहा है, उसकी क्या पृष्ठभूमि यहाँ पर रही है। जैसे कि राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है। इसमें विविधता के साथ साथ निरंतरता भी है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पुराण संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्राग ऐतिहासिक शैलचित्रों की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान है, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय का इतिहास बखान करते हुए प्राचीन सिक्के हैं, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। उपासना स्थल और भव्य प्रसाद, अवैध दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों को देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रणक्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का भी मधुर संगीत सुनने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले और त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य और लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संभाग हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ साथ लौकिक जीवन को भी यहाँ पर सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, अहाड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन और सिंधुकालीन तथा ताम्रकालीन सभ्यताओं का यहाँ पर विकास हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध करती है। और इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर वागौड़ जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। और वहीं पर आहाड़, गणेश्वर जैसी प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं। आर्य और राजस्थान की बात करें हम, जैसे मरुधरा की सरस्वती और दंती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है यहाँ पर। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी हैं। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञों की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभव है इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ है। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगले, जो कि बीकानेर प्रदेश को कहते हैं, मरुकांतर, जो कि मारवाड़ प्रदेश को कहते हैं, आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। जनपदों के युग की हम बात करें, आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की इच्छुक दक्षिणी पंजाब की मालव, सिवी और अर्जुनन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ पर बस गई। फिर क्या हुआ, इसमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का यहाँ पर सिवी जनपद और अलवर का यहाँ पर साल्वे जनपद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य तक यहाँ पर 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व मध्य तक मालव, अर्जुनन और यौधेय की प्रमुखता का काल राजस्थान में यहाँ पर मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था और कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए थे। भरतपुर अलवर प्रांत, यहाँ पर हम देखें कि जो भरतपुर अलवर प्रांत है, ये अर्जुनन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में यौधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। यौधेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्र दामन के लेख से हमें स्पष्ट होता है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ था, परंतु यौधेय और मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह यहाँ पर दिखाई देने लगे।
गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय राजतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र पूर्ण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए यहाँ पर समाप्त हो गई। नेक्स्ट हम देखें मौर्य और राजस्थान। जैसे राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख, उनके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध और अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ था। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है। विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला है, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 क्रम से दिए गए हैं। कोटा के निकट कर्णसभा जो कि कस्बा के शिवालय से 795 में विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। और इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के यहाँ पर गोहिल, सांभर के चौहान, आमेर के कछवा और जैसलमेर के भाटी इत्यादि यहाँ पर प्रमुख हैं। शिलालेख के आधार पर यह कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया और 5वीं और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अथुर्णा और आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जालौर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उनका कहीं कहीं पर विघटन भी होता है। अगर हम राजस्थान के नामांकन की बात करें, वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में बीकानेर को जांगले देश कहलाता था और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगले देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलाधर बादशाह कहते हैं। जांगले देश का निकटवर्ती भाग है वो सपाद लक्ष्य, यानी वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग है, उसे हम कहते हैं सपाद लक्ष्य, जिन पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश कहलाता था और दक्षिण और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य का करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की राजधानी यहाँ पर विराटनगर और कुरु राज्य की राजधानी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम है शिव था, जिसकी राजधानी यहाँ पर मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका जो कि मध्यमिका की नगरी इसको कहते हैं उदयपुर को, यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा है, जिस कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। डूंगापुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को हम वांगड़ कहते हैं और जोधपुर के राज्य को मरु और या मारवाड़ कहा जाता है। जोधपुर के दक्षिणी भाग को यहाँ पर गुर्जरत्रा कहा जाता है। जो भी जोधपुर का दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं, गुर्जरात्रा कहते हैं। और सिरोही के हिस्से को हम आरबूद यानी आबू देश कहा जाता है। सिरोही के हिस्से को जैसलमेर को माड़ और कोटा और बूंदी को यहाँ पर हाड़ौती पुकारा जाता है। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालवा देश के अंतर्गत गिना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कहीं प्रसिद्ध नहीं रहा है। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना शब्द यानी राजपूताना नाम का प्रयोग किया और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अब प्राचीन सभ्यताओं की हम बात करें, प्राचीन सभ्यताओं में राजस्थान और प्रस्तर युग की बात करते हैं। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, इसके क्या क्रियाकलाप थे, इसमें संबंधित समय सामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली और टोंक आदि क्षेत्रों की नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं।
चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक थी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण और नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही है और इस काल के उपकरणों को उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों की घाटी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उनकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर यहाँ पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजरने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व धातुओं के युग को स्थापित किया गया, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग को सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरीके से करने लगा। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा यह सभ्यता है स्थल जो कि वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दृष्टि नदियों के तट पर बसा हुआ है, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला है, यहाँ पर दुर्ग टीला के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर यहाँ पर बनी हुई है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंट से बनती थी। इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था और व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां और कूड़ा डालने की मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई के असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अपनी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मोहरों की जो लिपि अंकित की गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा में पानी के निकास के लिए जो मिट्टी के यहाँ पर ईंटों की नालियां बनी हुई थी कालीबंगा में, तो पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां यहाँ पर बनी हुई थी। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों को मृतकों के लिए प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसके कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। फिर आहाड़ की हम बात करें, जैसे आहाड़ जो कि वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहाड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सभ्यता का केंद्र है। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयरन नदी के किनारे मौजूद थी और यह ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी और यहाँ पर 4000 वर्ष पूर्व बसी थी और विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर के 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि हाड़ के आसपास के तांबे के अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान का निवासी इस धातु के उपकरण को बनाते रहे और उन्हें एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ी, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियां आदि सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहाड़ में वृद्ध परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। आहाड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन और उनके खंडित टुकड़ों से हमें इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापक और विस्तार, जो ये बनास सभ्यता है इसका व्यापक विस्तार है वो कहाँ तक था, गिलुंड, वागौर और जो भी
अन्य आसपास के स्थानों से यहाँ पर प्रमाणित होता है। इसका संपर्क नवदा नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन और कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से है, जो यहाँ से प्राप्त काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन और कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। बैराठ की बात करें, बैराठ है वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराठ का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन वर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर जो कि गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराठ का विध्वंस कर दिया और चीनी यात्री यहाँ पर युआन च्वांग जो थे, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराठ का उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र की बात करें, पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता में दो वृहद समूह सरस्वती और बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गैनेश्वर, खेतड़ी, दरीवा, ओजियाना, कोराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में किया जाता है। सोनारी और ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थानों से लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेष हमें मिले हैं। अतः सरस्वती, दृष्टति, बनास, बेड़च, आयड़, लूनी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं से दबी पड़ी कालीबंगा, आहाड़, बागौर, गिलुंड, गैंडेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं में एक विकसित और एक व्यापक संस्कृति का पता चलता है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का यहाँ पर सूचक हैं, स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प और धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी। पूर्व मध्यकालीन भारत राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में क्या होता है, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। गुप्तों के पतन के बाद यहाँ पर केंद्रीय शक्ति का अभाव था। उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठा करके स्वयं को यहाँ पर स्वतंत्र कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की और इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना उनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था और शांति की लहर आई, परंतु बिखरी हुई अव्यवस्था यहाँ पैदा हो गई और यह सुधर नहीं सकी। इस राजनीतिक उथल पथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियां आती रही हैं। यहाँ के स्थानीय समूह हैं, उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें से कई मारे गए, कई यहाँ पर बस गए। जो शक या हूण यहाँ बचे रहे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंतोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व है और राजपूता का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उसको अग्निवंशीय बताया जाता है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। इसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न हुए थे और इस कथानक का 16वीं और 18वीं शताब्दी तक भाटों के द्वारा खूब होता रहा है। मूणोत, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इस आधार से को लेकर के उनको और बढ़ावे के साथ लिखा है, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और व्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्ति करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई
तो इन 4 वंशों की राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। तो गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद और दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को यहाँ पर निराधार बताया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन थे? और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय है। और यहाँ पर राजपूतों के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियान बताया है। इसके प्रमाण उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते हैं, उल्लेख किया गया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शास्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रोक ने भी इसी मत का यहाँ पर समर्थन किया है। परंतु इन विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर ओझा है यहाँ पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया है कि ओझा का कहना है कि राजपूत और विदेशियों की रस्मों रिवाजों में जो समानता है, कर्नल जेम्स ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की है, बल्कि उनकी सत्यता वैदिक और पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा रही है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण और हुणों ने जिन जिन रस्मों और रिवाजों और परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति की ओर बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी कारण उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर हैं, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को यहाँ पर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर ओझा और वैद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, बल्कि उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। यहाँ तक कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कपित्य शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है, फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली है और निसंदेह राजपूतों को यहाँ पर भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि प्रारंभिक राजपूत कुलों में, जिन्होंने राजस्थान में यहाँ पर प्रारंभिक राजपूत कुलों में यहाँ पर क्या किया, जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए हैं, जैसे कि मेवाड़ में गोहिल वंश, मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार वंश और राठौड़, सामर के चौहान, आबू के परमार, आमेर के कछवा और जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख हैं। जैसे कि मेवाड़ में गोहिल वंश की बात करें, इस वंश का आदि पुरुष गोहिल था। इस कारण इस वंश की राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे, उन्होंने स्वयं को गोहिल वंशीय कहा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा गोहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डी.आर. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। गोहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इनका नाम न होकर कालभोज की उपाधि इनको दी गई है। यहाँ पर बापा को एक सोने का सिक्का भी मिला है, जो 115 ग्रेन का था, और अल्लट, जिसे ख्यातों में आबू रावल कहा जाता है, यहाँ पर 10वीं सदी में लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और उसके समय में आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण अल्हट ने करवाया है। अल्हट से पूर्व या आहड़ से पूर्व गोहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र यहाँ पर नागदा था, आहड़ से पहले। और गोहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को यहाँ पर बना रखा। फिर मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार की बात करें हम, जैसे प्रतिहार के द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण से हो चुका है, क्योंकि उस समय राजस्थान का यह मात्र गुर्जरत्रा कहलाता है। इसलिए चीनी यात्री
युआन च्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम यहाँ पर पीलो मेलो यानी भीनमाल और बाड़मेर बताया है। मुणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार यहाँ पर प्रमुख थे। और इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्ष के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभा करके उसमें उदात्त स्वतंत्र प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को यहाँ पर अर्जित किया है। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागवट से प्रारंभ होती है, जो कि इस वंश का प्रवर्तक है। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छा का नाशक कहा जाता है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में यहाँ पर गिना जाता है। फिर आबू के परमार हम देखें यहाँ पर, जैसे आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु परमारों की शक्ति के कमी के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर बढ़ता गया और धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, बागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां बिमल साय को यहाँ पर दंडपति नियुक्त किया और बिमल साय ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया। और यहाँ पर धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था और धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इनका छोटा भाई था प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम वियोग नामक नाटक लिख करके अपने नाम से प्रहलादनपुर यानी पालनपुर नामक नगर बसवाया और परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में यहाँ पर लूण बसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवा करके अपनी कला के प्रति रुचि को यहाँ पर व्यक्त किया। और यहाँ पर वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास एथुरना नगर बसा करके अपने मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्पकला के लिए निष्ठा का यहाँ पर परिचय किया। सांबर के चौहानों की बात करें हम, सांबर के चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष और जांगले प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी यहाँ पर अहिछत्रपुर नागौर थी और सपादलक्ष के चौहानों को आदि पुरुष यहाँ पर वासुदेव था, जिसका समय 551 के लगभग अनुमानित है और बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना जाता है और इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया है, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा और इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके महादेव की उपासना करती थी। 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र थे अर्णोराज आनाजी, जिन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवा करके जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे विसल देव और कवि बांधव भी यहाँ पर कहा जाता है। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान थे सोमदेव। सोमदेव ने यहाँ पर ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की और उनके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, जिसे आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था उस पाठशाला को तोड़वा करके। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता थे। उसने तोमरों को यहाँ पर पराजित किया और दिल्ली को यहाँ पर जीता। इसी वंश क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजय से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर वीरता का समूचा परिचय दिया, परंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब गोरी से
वो यहाँ पर हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो उसमें आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा उसने यहाँ पर मृत्यु को प्राथमिकता दी। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्ध के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालौर, हाड़ौती, नाडौल और चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का यहाँ पर परिचय दिया है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गोहिल शासक विद्वानों के प्रश्नदाता बने रहे, जिसमें जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्पी पनपता रहा और इस समूचे काल को सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, वडोली और आबू के मंदिर इस समय के या इस कथन के प्रमाण हैं। फिर हम देखेंगे मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल एवं गौरवशाली पक्ष। तो ये मध्यकालीन राजस्थान के जो कतिपय उज्जवल और गौरवशाली जो पक्ष रहा है वो किस तरीके का पक्ष यहाँ पर रहा है। मध्यकाल में राजपूत शासक और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने के लिए समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों के द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का यहाँ पर सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सतत संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव और युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति और सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं है। राणा कुंभा और राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता का स्थान राजपूतों ने ही यहाँ पर संभव हो सकती है। और यह स्मरण रहे कि आगे चल करके राणा प्रताप, चंद्रसेन, आगे चल करके यहाँ पर राणा प्रताप और चंद्रसेन और राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा है। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उनके हितों की रक्षा करते हुए या करने वाले यहाँ पर बन गए थे। यहाँ पर हम देखें आगे, जैसे कि मध्यकालीन भारत की बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों और अनुभवों के विपरीत होगा। और जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कवि करणीदास, दुर्सा आड़ा, नैणसी जैसे विद्वान लेखक, महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह और राजा सवाई जयसिंह जैसे प्रबुद्ध शासक यहाँ पर हुए हैं, अवतरित हुए हैं, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित नहीं रहे हैं। जिस प्रदेश के रणकुंभों में राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हैं, वह धरती जैसे वंचित रहे सोचा भी नहीं जा सकता। धरती धौरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्जवल एवं गौरवशाली पहलू रहा है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गोहिल सिसोदिया, जो कि मेवाड़ में, कछवा, आमेर के जयपुर में कछवा, और चौहान अजमेर, दिल्ली, जालौर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि के चौहान, राठौड़ जोधपुर और बीकानेर के चौहान, राठौड़ यहाँ पर इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। गोहिल सिसोदिया वंश की बात करें हम, जैसे कि मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों के केंद्रीय शक्ति का यहाँ पर कमी होती है और गोहिल जैत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की यहाँ पर घटना है। मेवाड़ के गोहिल शासक रतन सिंह, जो कि 1302 से 1303 तक समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ में उस टाइम शासक थे 1302 और 1303 में रतन सिंह। उस टाइम में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है।
और पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गोरा बादल यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए और रतन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया जाता है। तो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इन्होंने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर करके आत्मोत्सर्ग किया और इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़ में कत्ल करवा दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीत करके उसका नाम खिजराबाद कर दिया। और राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गोरा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार हमीर ने यहाँ पर मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उबारा। वह राणा शाखा का राजपूत था। हमीर राणा लाखा के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया। यहाँ पर राणा लाखा के समय उदयपुर की पिछोला झील का यहाँ पर बांध बनाया जाता है और लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति एवं संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक एवं कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। उसने चित्तौड़ के समदेश्वर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन दक्षिण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवा करके उस मंदिर की सुरक्षा की यहाँ पर समुचित व्यवस्था की। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं मोकल के पुत्र राणा कुंभा। राणा कुंभा का काल है मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, दानगुरु आदि विरादों से संबोधित किया जाता है। और राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को यहाँ पर पराजित किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला मंदिर प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण यहाँ पर करवाया है। और कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग और यहाँ पर जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग ये प्रमुख दुर्ग हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है यहाँ पर कटारगढ़ कहलाता है, या मध्य वाला भाग है कटारगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है कुंभलगढ़ दुर्ग का, इसको हम क्या कहते हैं, कटारगढ़ कहते हैं। कुंभकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व था और ऐसे मंदिरों में कुंभा स्वामी और सिंगार चौरी का मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, मीरा मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर है यहाँ पर, रण कपूर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभावीर युद्ध कौशल कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान और विद्या अनुरागी भी थे। एकलिंग महामात्र से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांस, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ थे जो कुंभा ने यहाँ पर रचे हैं। कुंभा ने यहाँ पर चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरणस्थली था। उनके दरबार में मंडन जो कि प्रख्यात शिल्पी थे, कवि अत्रि और महेश, कान्हा व्यास इत्यादि थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है और कान्हा व्यास ने यहाँ पर एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ की यहाँ पर रचना की है। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वोत्तोन्मुखी उन्नति के पर यहाँ पर पहुंच गया था। फिर मेवाड़ के वीरों में थर्ड लाते हैं राणा सांगा, जिनका स्थान यहाँ पर 1509 से 1528 में यहाँ पर अद्वितीय रहता है मेवाड़ के अंदर। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपनी सेना की योग्यता का परिचय दिया था। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पद के नाम से विख्यात हैं और राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बना करके बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु यहाँ पर पराजित हुआ। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोप खाने के कारण सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसमें राज्य सत्ता राजपूतों के हाथ से निकल करके मुगलों के हाथ में आ गई। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया।
राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकलने के लिए सम्मिलित हुई थी और सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा में एक आंख, एक हाथ और टांग यहाँ पर गंवा दी। उनके अतिरिक्त उनके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के निशान थे, यानी 80 तलवार की घावों के यहाँ पर निशान खानवा के युद्ध में राणा सांगा को लगे थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक यहाँ पर महत्व है। नेक्स्ट हम देखें, सांगा के पुत्र आते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को यहाँ पर जन धन की हानि उठानी पड़ी और इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और सांगा की पत्नी हाड़ी कर्मावती ने यहाँ पर हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने के कारण कर्मावती, जिसे कर्णावती कहते हैं, इसने जौहर व्रत का पालन किया और कुंवर पृथ्वीराज के अनोरस पुत्र वनवीर ने अवसर पाकर के विक्रमादित्य की यहाँ पर हत्या कर दी। ये कुंवर पृथ्वीराज के अनोरस पुत्र थे वनवीर, यानी दासी पुत्र थे। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को मारकर निश्चिंत होकर के राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्यु की शैया पर लिटा करके उदय सिंह को बचा लिया और चित्तौड़गढ़ के निकाल करके यहाँ पर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। फिर महाराणा उदय सिंह की बात करें, जो कि 4th पे है महाराणा उदय सिंह। इन्होंने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी और उनके समय 1567-68 में अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था महाराणा उदय सिंह के समय, परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार यहाँ पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को यहाँ पर सौंप करके गिरवा की पहाड़ियों में यहाँ पर उदय सिंह चले जाते हैं। इतिहास लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता बताया है। कर्नल टॉड ने तो यह तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ने होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर और देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने वनवीर, मालदेव, हाजी खां और पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए और अकबर ने चित्तौड़ में यहाँ पर 3 बार अकबर ने चित्तौड़ में यहाँ पर क्या किया, 3 दिनों तक 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद में 25 फरवरी 1568 को किले का फतेह कर लिया। अकबर द्वारा कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा किले के द्वार पर इन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगवा दी। फिर आते हैं उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ और प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उसका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देश अभिमान के लिए पर्याप्त बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता है और जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक होता है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के लिए यहाँ पर अनेक प्रयास किए, परंतु वे निष्फल रहे। जहाँ भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने यहाँ पर वैभव के प्रलोभन को ठुकरा करके राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्य बोध और प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत यहाँ पर रखा है। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप अपनी रक्षा के लिए तुला हुआ था, यानी कि अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए तुला हुआ था और प्रताप उस स्वतंत्रता की यहाँ पर रक्षा कर रहा था। दोनों ही मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 का कारण बनता है। अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी, जिससे जो कि जिला संबंध में है, युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मानसिंह प्रताप को मारने और बंदी बनाने में असफल रहता है।
वही प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा चखाया कि वो अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु यह विजय पराजय से कम नहीं थी। तो इतिहासकार थे यहाँ पर जैसे कि के एस गुप्ता ने संदर्भ में टिप्पणी की है कि परिस्थिति और परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर है विजयश्री प्राप्त नहीं कर सका और महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उनके मंत्री थे भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इस कारण भामाशाह को यहाँ पर दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। फिर महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि थे सुल्तान खां को मार करके वीरता का प्रदर्शन किया और यहाँ पर प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया और प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चामुंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा और शासन निपुणता, असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता और कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप को किसी न किसी वीर कार्य और उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ को यहाँ पर हल्दी घाटी को यहाँ पर मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। अतः स्वतंत्रता का यह महान स्तंभ सद्कार्यों का समर्थक एवं नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज यहाँ पर बने रहे हैं और प्रताप की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1557 के पश्चात। उसके पुत्र अमर सिंह ने यहाँ पर मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेय समझा और अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र थे खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया और अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। और संधि में कहा गया है कि जो राणा अमर सिंह हैं यहाँ पर ये क्या करेंगे, राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। लेकिन राणा को यहाँ पर दरबार में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फिर महाराणा राज सिंह की बात करें यहाँ पर, जैसे महाराजा राज सिंह या महाराणा राज सिंह है, मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया है। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी है। वह रणकुशल, साहसी, वीर और निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य और साहित्य को उनके समय में जितना प्रसिद्ध मिला है, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय न मिला है। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक ने मैत्री संबंध बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समायोजित नीति का परिणाम था। फिर कछवा वंश की हम बात करते हैं। जैसे कछवा वंश है, कछवा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। उनको प्रारंभ में मीणा और बड़ गुर्जरों का सामना करना पड़ा और इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दूल्हे राय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोय, जोटवाड़ा, गैटौर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध यानी 1527 में बाबर के विरुद्ध लड़ा था और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाओं की स्थिति यहाँ पर संतोषजनक नहीं थी।
गृह कलह और अयोग्य शासकों ने राज्य यहाँ पर निर्बल हो रहा था। 1547 में भारमल ने आमेर की वागडोर हाथ में ली और भारमल ने यहाँ पर उदयीमान अकबर की शक्ति की महत्ता यानी महत्व को समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई और भारमल पहला राजपूत था। भारमल यहाँ पर पहला राजपूत था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट हम देखें कि भारमल के बाद में कौन आता है और क्या करता है यहाँ पर मेवाड़ में आकर के। भारमल के पास में कछवा शासक मानसिंह अकबर के दरबार को यहाँ पर योग्य सेना नायक था और रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे और मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था तथा उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया। मानसिंह ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। इनके समय में दादू दयाल ने वाणी की यहाँ पर रचना की थी। मानसिंह के पश्चात के शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह महत्वपूर्ण था जिसने 46 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिणी भारत में नियुक्त किया और जयसिंह ने यहाँ पर पुरंदर में शिवाजी को पराजित करके मुगलों से संधि के लिए यहाँ पर बाध्य कर दिया और 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया और इस प्रकार पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी और जयसिंह के बनवाए आमेर के महल, जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उनकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। फिर आते हैं कछवा शासकों में सवाई जयसिंह द्वितीय। तो कछवा शासकों में सवाई जयसिंह द्वितीय का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान और साहित्यकार तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने और मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी भीलवाड़ा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। इसमें जयपुर और हुरडा सम्मेलन में कौन कौन आए थे, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं को वहां का सर्वेसर्वा बना बैठा, परंतु बूंदी के बुद्धि सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जयसिंह की बहन थी, यहाँ पर मराठा माला राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बना करके और धन का लालच देकर के बूंदी आमंत्रित किया, जिससे होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। तो सवाई जयसिंह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही नाम रखा था। उसने जयसिंहकारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और सवाई जयसिंह की महान देन यहाँ पर जयपुर है, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की और जयपुर का वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य था। नगर निर्माण के विचार से वह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का अनूठा था, जिनकी समकालीन और वर्तमान कालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।
जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया है और जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप यहाँ पर बनवाई है। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वैधशालाएं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया है जो ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। और यहाँ पर हम बात करें धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया और इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल और कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय का यहाँ पर जयसिंह ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया, परंतु वह युग के प्रचलित दो शोक से ऊपर न उठ सका। फिर राठौड़ वंश की हम बात करते हैं। राठौड़ वंश राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर राज्य का मूल प्रस्ताव राव सिया था जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गोहिल और परमार चौहान आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति यहाँ पर प्रभावशाली न हो पाई। फिर यहाँ पर आते हैं राठौड़ शासक राव जोधा ने यहाँ पर 1459 में जोधपुर बसा करके वहाँ मैदानगढ़ का यहाँ पर निर्माण करवाया। राव गंगा आते हैं। राव गंगा ने खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेज करके सांगा की मदद की और इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा लिया। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी, शक्ति और संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, ब्याना, भरतपुर, सीकर और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी थी उमादे जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव ने यहाँ पर साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैत सिंह को मरवा करके अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा की पूर्ति किया, परंतु मालदेव अपनी विजयों में जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता है, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया और मालदेव की सेना को यहाँ पर 1544 में गिरीशमेर के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के दो सेनापति जेता और कूपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था और इस युद्ध में स्वामी व्यक्ति जेता और कूपा यहाँ पर मारे जाते हैं तथा यहाँ पर शेरशाह की विजय होती है। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव के पुत्र आते हैं चंद्रसेन जो कि एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश, गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व हैं, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व से पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी यहाँ पर आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1883 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया और इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बनता है। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्र मानबाई जो कि जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण वह जोधाबाई भी कहलाती है, इसका विवाह जहांगीर के साथ करवा दिया और इतिहास में जगत गुसाई के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसी वंश के गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी उनके नाम के ख्याल राजस्थान में गांवों में गाए जाते हैं। तो जसवंत सिंह ने यहाँ पर धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया, परंतु शाही सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में
शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया, परंतु वह मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही वह विद्या और कला प्रेमी भी था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। मुणौत नैणसी उनका मंत्री था यहाँ पर। और नैणसी द्वारा लिखी गई नैणसीरी ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के यहाँ पर अनुपम ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था और जिसने अपने बल और प्रभाव से राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। और यहाँ पर राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध करके जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक और अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उनके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकाने में आकर के बिना किसी अपराध के मारवाड़ से यहाँ पर निष्कासित कर दिया। उनकी यह कृतज्ञता उनके चरित्र पर कलंक की गरिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजाद अकबर को अपनी ओर मिला लिया और उसने शहजाद अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और तथा पुत्री सफ़ी सफ़ियतुन्निसा को शरण दे करके उसके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया है। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा था, जिसने इतिहासकार जेम्स टॉड को भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जेम्स टॉड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से यहाँ पर संघर्ष होता है, जिसमें कामरान की पराजय हुई और 1570 में अकबर के द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता यहाँ पर स्वीकार कर ली थी। फिर महाराजा राय सिंह ने यहाँ पर मुगलों के लिए गुजरात, काबुल, कंधार अभियान चलाए और वह अपने वीरोचित एवं स्वामी भक्ति के गुणों के कारण अकबर और जहांगीर के दरबार में यहाँ पर क्या है, गुणों के कारण अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कराया, जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राय सिंह स्वभाव से उदार और दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूत आने का कर्ण कहा है। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर यहाँ पर मृत्युदंड दे दिया और महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता है। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक यहाँ पर करते हैं। फिर महाराजा अनूप सिंह वीर, कूटनीतिज्ञ एवं विद्या अनुरागी शासक था। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनूपोदय टीका लिखा है। उसे संगीत से प्रेम था। उसने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया। आज अनूप पुस्तकालय हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है, जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्या अनुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया, उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिरों में सुरक्षित है। फिर हम देखें किशनगढ़ में राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था। यहाँ पर प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह था, जो कृष्ण भक्त होने के कारण नगरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ है। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, जिसने विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र चित्रित किया है। चौहान वंश की बात करें, हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान यहाँ पर प्राप्त कर लिया था और उसने चंदेल शासक परमार्दिदेव चंदेल के देशभक्त सेनानी अल्लाह और उदल को मार करके 1182 को महोबा को जीत लिया था। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर के चौहानों से वैमनस्य था।
हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी उनकी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षाएं दोनों के वैमनस्य का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताया है। पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ पर 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करके भारत के तुर्क आक्रमण को यहाँ पर धक्का पहुंचाया है। तुर्कों के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में भी की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर के अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उनके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वह सभी युद्धों में यहाँ पर विजेता रहता है और वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणी जनों का सम्मान करने वाला भी था। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप उनके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियां उनके समय की अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई भी और पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। ये रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र यहाँ पर गोविंद राज ने की थी। वह प्रतिभा के संपन्न शासकों में हमीर का नाम यहाँ के जो प्रतिभा संपन्न शासक हैं उनमें हमीर का नाम है सर्वोपरि माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण हमीर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थी को आश्रय देना है। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रतिमाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया और वह वीरोचित गति को यहाँ पर प्राप्त हुआ। अमीर की रानी यहाँ पर रंगा देवी और पुत्री थी जौहर व्रत के साथ अपने धर्म की रक्षा की। यहाँ पर वह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है तरिया तेल हमीर हट चंडेना दूजी बार। फिर आते हैं जालौर के चौहान शाखा का संस्थापक। यहाँ पर जालौर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेख में जालौर का नाम जवालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है, सुवर्णगिरी, जिसको अप्रवंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों को यह शाखा सोनगढ़ा कहलाती है। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया और इस समय चौहानों के एक सरदार जिसका नाम था सातल देव था, दुर्ग का रक्षक था। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था, इसलिए उनके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी, परंतु वह राजद्रोही भामले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का यहाँ पर पतन हो गया। अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया और इस विषय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया और वहाँ का शासक कानड़देव वीर गति को प्राप्त हो गया। वह सूरवीर योद्धा, देश अभिमानी और चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले निवासी सामंतों और राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति यहाँ पर अर्जित की। फिर यहाँ पर हम देखें वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था और ऐसा माना जाता है कि जो बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामांकन हुआ है। तो बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामांकन हुआ है। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती यहाँ पर मिलता है। राव देवा ने यहाँ पर मीणाओं को पराजित करके 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने यहाँ पर करवाया है और तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और बूंदी की प्रसिद्धि 84 खंभों की छतरी यहाँ पर शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो कि 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना को लेकर लड़ता हुआ मारा गया था। और बुद्धि सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था और
प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे यहाँ पर शाहजहां ने बूंदी से अलग करके माधो सिंह को सौंपकर 1631 में एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से जो आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम यहाँ पर नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियाँ विख्यात रही हैं। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है। वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए ये विख्यात यहाँ पर रही है।